जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और तैयारी बढ़िया चल रही है। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम बाद में क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत एग्ज़ाम भी चल रहे थे और घर के कामों में भी फंसा हुआ था, उसकी वजह से क्लास ले ही नहीं पा रहा था, या फिर ये कहिए कि टाइम उतना ज़्यादा मिला भी नहीं। इंडियन पॉलिटी का हम 7th एडिशन पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत बुक है। और इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इस बुक का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपने क्लास देखी होगी। मैं प्लेलिस्ट भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो आप उसको देख सकते हैं। आज जो है तो हम लोग क्लास को आगे कंडक्ट करेंगे और देखेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इस बुक का सेकंड चैप्टर है, फिर आप ये कह सकते हो पार्ट सेकंड है, वो है। तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमारा संविधान जब बन रहा था तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, कैसे कैसे बनाया, कितनी कमिटीज थी, किसको किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा ये चैप्टर है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारे देश का संविधान फ्रेम किया, कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे लिखा बनाया कह सकते हो, तो उसकी डिमांड कब की गई, या फिर वो कब इन्फोर्समेंट में आया। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। चलिए, तो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असेंबली की डिमांड कब की गई थी। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, इट वाज इन 1934। टाइम को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिर्फ यूपीएससी एग्जाम के लिए बुक इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछ रहा था। ठीक है। देखिए कहता है कि इट वाज इन 1934, 1934 का टाइम था, दैट द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया, कि भारत के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। ठीक है। यानी हमारे इंडिया में भी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। तो ये जो आइडिया है 1934 में वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय। एम एन रॉय के द्वारा 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो आगे रखा गया था, कि भाई हमें भी अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हमें भी अपने देश का संविधान बनाना है, इसके लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। 1934 में एम एन रॉय, ठीक है नाम ध्यान रखिएगा, एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम करने की बात कही थी। और ये कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ठीक है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी होती है वैसे कम्युनिस्ट मूवमेंट होता है। एम एन रॉय ने सबसे पहले 1934 में ये आइडिया आगे रखा था कि हमें क्या चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इन 1935, 1935 में क्या होता है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कांग्रेस ने क्या किया था, ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 1934 में तो एम एन रॉय ने इंडिपेंडेंटली कह दिया कि हाँ हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए, लेकिन 1935 में कांग्रेस ने पहली बार कहा था, ऑफिशियली उन्होंने डिमांड की थी। ठीक है, उन्होंने ऑफिशियली डिमांड की हुई थी कि हमें भी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए, जिससे हम भारत क्या बना सके, कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, हमें इंडिया का संविधान बनाना है, इसके लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जरूरत है। इसकी डिमांड कांग्रेस ने 1935 में पहली बार की हुई थी। ठीक है, सबसे पहले एम एन रॉय ने आइडिया लाया कि 1934 में, और 1935 में कांग्रेस इसकी डिमांड ऑफिशियल कर दी हुई थी। ठीक है। अब क्या होता है, देखिए 1938 में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं कि कांग्रेस के बिहाफ पे, ठीक है, कांग्रेस के बिहाफ पे जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, कि हमारा जो आजाद भारत है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो संविधान है, मस्ट बी फ्रेम्ड, जरूर बनाया जाना चाहिए, फिर अवश्य बनाया जाना चाहिए, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, कि हम अपने देश का, हम स्वतंत्र भारत का एक संविधान बनाना चाहते हैं बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के। मतलब जो अंग्रेज हैं, जो फॉरेन कंट्री हमारे यहाँ रूल कर रही थी, तो उनका हमें कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सम्मिलित हो। हम आजाद भारत के लिए हम स्वयं अपना संविधान बनाएंगे, बाय अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। अब उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर होंगे उनकी नियुक्ति कैसी होगी। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि हमें बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहिए, यानी कि हमें कोई भी ब्रिटिश पीपल नहीं चाहिए था इस असेंबली में।
तो उन्होंने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम असेंबली बनाना चाहते हैं, उसमें जो लोग रहेंगे उनकी नियुक्ति एडल्ट फ्रेंचाइजी के माध्यम से की जाएगी। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है, अगर आप 18 ईयर्स के हो, आप वोट करोगे। जैसे अभी क्या होता है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या होता है, लोग चुनाव में खड़े होते हैं। जैसे अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होंगे अलग अलग पार्टी के। वो सेलेक्ट होंगे तो पार्लियामेंट में बैठेंगे, नियम कानून हमारे देश के लिए बनाते हैं। तो ऐसे इन्होंने क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि हम जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाना चाहते हैं, तो उसके जो मेंबर होंगे, जो उनका इलेक्शन होगा, जो वो इलेक्ट किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, तो वो एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से होंगे। यानी 18 साल के जो ऊपर हैं वो वोट देंगे। जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से नियुक्त होगा, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सेलेक्ट हो जाएगा और देश का संविधान बनाएगा। ठीक है। तो यहां तक अभी हमने ये सीखा कि 1934 में एम एन रॉय ने कहा कि भैया देखो, ऐसा है कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जरूरत है। अब 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया कि उन्होंने ऑफिशियल डिमांड कर दी कि हाँ भाई, हमें भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए। ठीक है। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बिहाफ पर क्या कहा कि ऐसा है कि हम अपने देश का, आजाद भारत का, ठीक है, देखो लिखा हुआ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, कि हम आजाद भारत का संविधान बनाना चाहते हैं बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के। मतलब बाहर कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए, और उसके जो मेंबर होंगे उनकी नियुक्ति एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे की जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते क्या कहता है। द डिमांड was finally accepted in principle by the British government in what is known as the अगस्त ऑफर ऑफ 1940। अगस्त ऑफर काफी इंपॉर्टेंट है, डेट ध्यान रखिए। अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की हमने डिमांड की थी, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड की थी, तो इसको अगस्त ऑफर कहा गया। 1940 में डिमांड स्वीकार की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पे क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, इस टाइम पे स्टार्ट ही हो चुका था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ठीक है, हम आपकी ये डिमांड एक्सेप्ट करते हैं, हमें आपकी ये बात मंजूर है। उन्होंने अगस्त ऑफर कब लाया, 1940 में। ठीक है, अगस्त ऑफर उन्होंने कब लाया था, 1940 में लाया था। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इन 1942, अब 1942 में क्या होता है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, नाम ध्यान रखें, स्टैफर्ड क्रिप्स लिखा हो, क्रिप्स मिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहता 1942 में क्या होता है, स्टैफर्ड क्रिप्स थे अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट के एक मेंबर हुआ करते थे, केम टू इंडिया विथ अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ड्राफ्ट था, प्रपोजल था, उसको लेकर के यहाँ पे आए हुए थे, ऑन द फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। इन्होंने कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अपना मेंबर भेजते हैं, मेंबर ऑफ द कैबिनेट। जैसे अभी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, वैसे ब्रिटेन में क्या होता है, मेंबर ऑफ द कैबिनेट है। तो 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स यहाँ पे आते हैं, भारत में आते हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें भेजा हुआ था एक प्रपोजल के साथ, कि कहा ठीक है कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाएगा, तो हम आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आपको परमिशन दे देंगे, कि भाई ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली चाहिए, तो ठीक है, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, लेकिन हम कब देंगे, जब वर्ल्ड वॉर टू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई डिमांड की बात करते हैं। अब देखो लिखा हुआ है, द क्रिप्स प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। अब कहते हैं ना कि क्रिप्स मिशन जो आया था, या फिर ये कहो क्रिप्स प्रपोजल जो आया हुआ था, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। विच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू टू ऑटोनमस स्टेट्स विथ टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज। अब देखो मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि भाई ऐसा ना, कि हमें ये क्रिप्स मिशन आपका एक्सेप्ट नहीं है, हमें स्वीकार ही नहीं है। उन्होंने इस डिमांड को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। कहते क्या है कि इंडिया जो है, भारत जो है, उसको आप डिवाइड करिए टू ऑटोनमस स्टेट्स में, कि इंडिया के दो टुकड़े होने चाहिए, दो, एक ऑटोनमस स्टेट्स बनने चाहिए, दो स्वतंत्र देश बनने चाहिए, दो स्वतंत्र राज्य बनने चाहिए। ठीक है, विथ टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज, और कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज भी कितनी होंगी, दो होंगी। उन्होंने क्या कहा कि दो सेपरेट स्टेट चाहिए, दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज हमको चाहिए होंगी, उन्होंने ये कहा। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, जब भी मतलब अक्सर तो 11 12 के बच्चे ऐसा क्वेश्चन करते हैं, बहुत बार कहा जाता है, वो लोग मतलब अज्ञान होते क्या कर सकते हैं, सारी चीजें नहीं पता होती, 11 12 के बच्चों के पास कितना ही नॉलेज होगा।
और हालांकि बहुत से बुजुर्ग लोग भी होते हैं जिनको नहीं पता होता है। तो कई बार क्या होता है कि बोलते हैं ना कि जो इंडिया का डिवीजन हुआ था, जो भारत का बंटवारा हुआ इंडिया पाकिस्तान में, वो गांधी और नेहरू जी की वजह से हुआ था, ऐसा मानते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं, देखो बहुत सारे रीजन है। अगर आपने ब्रिटिश का देखा होगा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक, 1857 से फॉलो करते आ रहे थे, तब से उन्होंने ये रूल चालू कर दिया था। 1905 में बंगाल का डिवीजन कर दिया, इसीलिए कि हिंदू पॉपुलेशन एक तरफ हो जाएगी, मुस्लिम पॉपुलेशन एक तरफ हो जाएगी। डिवाइड एंड रूल प्ले किया वहां पे। यहाँ पे भी वही काम कर रहे, डिवाइड एंड रूल। अगर देखोगे ना तो भारतवर्ष का बंटवारा नहीं किया है, नॉर्थ और साउथ को एक जो बंटवारा हुआ ना, इसराइल और फिलिस्तीन जो वॉर चल रही है, सारी चीजें उसमें भी अंग्रेजों का ही हाथ ज्यादातर कह सकते हो। हालांकि यहाँ पे तो अमेरिकन का था, पर इंडिया में जो था वो ब्रिटिश का था। ठीक है ना, इंग्लैंड वालों का था, अमेरिकन वालों का नहीं था। ठीक है। चल देखो, तो जो चीजें नहीं पता होती उसके लिए हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, सारी चीजें पता होना जरूरी। अब देखो यहीं पे क्या होता है, क्रिप्स मिशन आया, नेहरू ने क्या कहा, हमें एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली चाहिए। नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, हम नहीं चाहते कि देश का बंटवारा हो। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि किसके मेंबर हुआ करते थे, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि देखो हमें दो कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज चाहिए और दो ऑटोनमस स्टेट्स बनने चाहिए, यानी दो स्वतंत्र राज्य बनाओ, और उन दो स्वतंत्र राज्यों के लिए दो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भेजो। हम लोग नियुक्त कर लेंगे, फिर आपस में अपना संविधान बना लेंगे। ठीक है। अब देखो पाकिस्तान का संविधान मस्त चल रहा, बढ़िया मजे में है ना। चल देखो, फाइनली अ कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया। कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया। वाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज। अब ध्यान से देखो, कैबिनेट मिशन क्या कहता है कि भैया ऐसा ना कि टू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो चाहिए तुमको, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। भारत वालों ने तो किया नहीं, कैबिनेट मिशन नहीं किया, अंग्रेजों ने ही कह दिया कि ठीक है यार, हम दो कैबिनेट मिशन नहीं देने, दो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हम नहीं देने वाले। इट पुट फोर्थ a scheme for the constituent assembly which more or less satisfied the Muslim League। तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एक ही होगी, और इससे क्या था कि मुस्लिम लीग क्या थी, बहुत ही कम सेटिस्फाइड थी, उन्हें बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। इसीलिए उन्होंने इसका बायकॉट भी किया था। जब संविधान बना तो मुस्लिम लीग के मेंबर इसमें शामिल भी नहीं हुए थे। ठीक है। तो मोर और लेस सेटिस्फाइड, तो मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे, कम, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, कम ही सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनको दो नेशन चाहिए था, इंडिया और पाकिस्तान। उनको देश का बंटवारा करना था। और जब कैबिनेट मिशन आता है, तो उसने कहा भैया देखो ऐसा है, एक ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना के देंगे, ठीक है, दो नहीं बनाएंगे। तो मुस्लिम लीग और खफा हो गई, मतलब कि और नाराज हो गई। ये तो हो गया भाई, डिमांड की बात हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक लिखा हुआ क्रिप्स प्रपोजल लिखा हुआ है, और क्रिप्स मिशन लिखा हुआ, कैबिनेट मिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें कौन कौन मेंबर, थोड़ा वो देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन में कौन कौन मेंबर थे वो देखना बहुत जरूरी है, कब आया था ये भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। देखो लिखा हुआ है, द कैबिनेट मिशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंबर्स। कैबिनेट मिशन में टोटल 3 मेंबर थे। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे। पहले हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, नाम ध्यान रखना, यूजीसी नेट यूपीएससी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। तो 3 मेंबर थे, पहले हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, नाम ध्यान रखो, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, इसीलिए इसको क्रिप्स प्रपोजल नाम दिया गया था। कैबिनेट मिशन जो क्रिप्स प्रपोजल कह सकते हो, क्रिप्स मिशन भी कह सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे 3 मेंबर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर। ठीक है ना। अराइव्ड इन इंडिया ऑन 24 मार्च 1946। अब ये जो कैबिनेट मिशन है, ये भारत कब पहुंचता है, 24 मार्च 1946 को। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचता है, 24 मार्च 1946 को पहुंचता है। ठीक है। द कैबिनेट मिशन पब्लिश्ड इट्स प्लान ऑन May 16, 1946। यहाँ पे तो मार्च में आ गया था, लेकिन टाइम मई तक पहुंच गया था, 2 महीने लगभग लगभग लग गया। ठीक है। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आता है, और अपना प्लान इसने कब फॉरवर्ड किया, मई 16, 1946। ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। आज हमने पढ़ा डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सारी चीजें डिटेल में समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है, फिर मैंने कहीं पे कोई चीज मिस्टेक कर दी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।